Assalamu alaikum. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of Wellbeing Center. आज वॉल्टियर टू सर्व ह्यूमैनिटी में मैं आपको लाइव ज्वाइन कर रही हूँ, जिसमें दो अहम पहलुओं पे मैं बात करूँगी. द वन इज़ पेरेंटल काउंसलिंग और द सेकंड इज़ स्पीच थेरेपी टिप्स के बारे में कि जिस टाइम में हम ज़्यादा टाइम घर में गुजारते हैं, वालिदैन किस तरीके से बच्चे की कम्युनिकेशन को, स्पीच को इन्हेंस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम आयज़ा, मैम इरम, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म कंडक्ट किया जिसमें तमाम प्रोफेशनल्स इस मुश्किल टाइम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जनरल पब्लिक इससे फ़ायदा उठा रही है. दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और बहुत ये अहम कदम है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. 2007 से मैं स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम कर रही हूँ. विजुअल इम्पेयर्ड के साथ मैंने काम किया. कुछ बच्चों की मैंने बुक्स ट्रांसक्राइब की ब्रेल में. चूँकि मैं स्पेशल एजुकेटर भी रह चुकी हूँ, तो ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले एंड लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया. स्पेशली इन बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने ख़ुद बहुत लर्न किया, क्योंकि जब आप स्पेशल नीड बच्चे के साथ काम करते हैं तो साइड बाय साइड आप अपनी लर्निंग भी कर रहे होते हैं और आप प्रोफेशनली बहुत पॉलिश हो रहे होते हैं. नाउ आई एम रनिंग माय ऑन सेटअप, जिसमें अंडर वन रूफ हम डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं. स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी. वेलबींग सेंटर में हम लोगों ने एक और न्यू डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें अर्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट मॉन्टेसरी के नाम से है, जिसमें वो बच्चे जो स्पीच इशू के साथ हैं या जो किसी लर्निंग डिफ़िकल्टी के साथ हैं, हम उनके अर्ली ईयर्स को सेव करते हैं और उनके एकेडमिक पे वर्क करते हैं ताकि उनके अर्ली ईयर्स ज़ाया ना हो. सब सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था. सिखाने वाले सिखा रहे थे, सीखने वाले बहुत फाइन सीख रहे थे. हर बंदा अपने अपने लाइफ सर्कल में काम कर रहा था. फिर एक पेंडेमिक कोरोना वायरस की शक्ल में आया, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया और देखते ही देखते इतना डोमिनेंट हो गया कि पूरी दुनिया को सरेंडर करना पड़ा. इसने डायरेक्टली हमें बहुत अफेक्ट किया, ग्लोबली बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, जिसमें हमारी लाइफ, हेल्थ, इकोनॉमी, बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग अफेक्ट हुआ है. लेकिन आज जिस पहलू पे मैं बात करना चाहूँगी वो इनडायरेक्ट अफेक्ट्स हैं इसके, जिसमें एंजाइटी, होपलेसनेस, डिप्रेशन, एग्रेशन, ये तमाम चीज़ें जो आ जाती हैं एट द सेम टाइम. यहाँ पे अब हमें ज़रूरत है एक वेलबींग प्लान की. बदकिस्मती से आज से पहले पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इग्नोर होती आई है. कोई शख्स भी इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो किसी मेंटल स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है, अनटिल एंड अनलेस जब तक हमारी फिज़िकल अपीयरेंस में ये चीज़ आना नहीं शुरू हो जाती या सिम्टम्स शो नहीं होना शुरू हो जाते, या हमें कोई डॉक्टर प्रॉपर प्रिस्क्राइब नहीं कर जाता कि आपने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तब तक हम इस चीज़ को बॉदर नहीं करते. लेकिन दैट इज़ द टाइम जिसमें हमने अपनी मेंटल हेल्थ को देखना है और हर तरीके से देखना है. क्या आप पेरेंट्स हैं तो देखना है, क्या हम अडल्ट्स हैं, चाइल्ड हैं, हर एंगल से हमने देखना है. और स्पेशली जिस एस्पेक्ट में मैं बात करने जा रही हूँ, पेरेंट्स ने अब बच्चों के साथ डायरेक्ट वर्क करना है. उन्होंने अपने पूरे टाइम में से क्वालिटी टाइम भी उनको देना है. तो जब तक वो फिज़िकली खुद फिट नहीं होंगे, मेंटली खुद फिट नहीं होंगे, तब तक वो अच्छा काम डिलीवर नहीं कर सकेंगे. अच्छा डिलीवर वही कर सकता है जो परफेक्ट होता है खुद से. सो आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को किस तरीके से अपने इस क्रिटिकल टाइम को देखना है, प्लान करना है, यूटिलाइज करना है. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी टेक्नोलॉजी यूज़ का, पॉजिटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के साथ हम बाउंड हो चुके हैं, इसके बगैर हम रह नहीं सक रहे. उसकी रीज़न ये है कि हम लर्न टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, हम शेयर टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, हम ग्रूम टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगी हाई डोज का. जैसे हाई डोजेस लेने की वजह से वही चीज़ जो हमारे लिए पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है. सेम सिचुएशन इज़ हेयर. यहाँ पे क्या हो रहा है,
हम सुन कोरोना को रहे हैं, देख कोरोना को रहे हैं, डिस्कस कोरोना को रहे हैं। इवन हमारे जो मजाक हैं वो कोरोना से रेलिवेंट है। मीडिया ने हमें बहुत अंडर प्रेशर कर दिया है। ओबियसली जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो एक सिनेरियो से नहीं निकल पा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट जो हमारी पर्सनैलिटीज़ पे पड़ रहा है। तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगी कि इसको डिवाइड करना है, हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों का मसला अब ये नहीं है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तानियों का मसला अब हम लोगों का ये है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन कम है। हमें इम्प्लीमेंटेशन पे ज़ोर ज़्यादा देना है एज़ कम्पेयर टू कि हम नॉलेज गेट करते रहें और इतने एग्जॉस्ट हो जाएं कि बाद में फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाए हमें। तो हम लोगों ने वीडियो चैट्स करनी है, प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं अच्छे, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, औरों की फीलिंग्स सुननी है। तो हम लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी को डिवाइड करना है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना है। हम लोगों ने सिर्फ इसी लिसनिंग में नहीं रहना है। द सेकेंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूटीन अपनी बनानी है। इस पर बहुत लोगों ने बात की, रूटीन बनानी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि बीइंग अ पेरेंट्स आपने रूटीन में ऐड क्या करना है। 80% पीपल जो हैं आजकल घरों में हैं। 5 आवर्स या 8 आवर्स हम घरों से बाहर गुजारते थे, अब हम घरों के अंदर गुजारते हैं। जब तक हम एक स्पेस को इंटेंशनली फील नहीं करते, पॉजिटिवली फील नहीं करते, तो वो नेगेटिव फील होना शुरू हो जाता है। सो हमें उन आर्ट्स को पॉजिटिव फील करना है। और बीइंग अ पेरेंट्स हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारना है। हमने टेक्नोलॉजी के साथ नहीं गुजारना। हमने जस्ट देखना नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया में, हमने अपने बच्चों को टाइम देना है। हमने कम्युनिकेशन गैप्स को ख़त्म करना है। अगर स्पेशल नीड बच्चों की बात मैं करती हूँ तो हम लोगों ने उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनको सोशल करना है, उनके साथ टाइम गुजारना है। और अगर मैं नॉर्मल बच्चों की बात करती हूँ तो हमें कम्युनिकेशन गैप को रिमूव करना है, क्योंकि ये बहुत इंक्रीज़ हो गया था। बीइंग अ थेरेपिस्ट मैं ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं उनमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो कम्युनिकेशन गैप या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो स्पीच डिले में आते हैं या बिहेवियर इश्यूज़ में आते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि हमने एक नेगेटिव चीज़ में से किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ निकालनी है। तो ये एक पॉइंट है। द थर्ड पॉइंट इज़ एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। if you express your feeling, you accept your feeling, you understand your feelings, तो आप अपने आप को बेटर फील करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप सोचते जाएं उसको और उसको एक्सप्रेस ना करें। अब एक्सप्रेशन किस तरीके से होना चाहिए? थ्रू ड्राइंग। ड्राइंग में मैं आपसे बताती हूँ कि अगर आप 2 पेजेस ले रहे हैं तो आप ओके फाइन आप एक्सप्रेस करें राइट नाउ जो फीलिंग्स चल रही हैं। सैडनेस है, साइलेंट है, लोनलीनेस है, हर बंदा सेपरेट है, हर बंदा रूटीन से हटके है। और दूसरे पेज पे मस्ट आप एक हैप्पीनेस की पिक्चर ड्रॉ करें। आइदर वो हैप्पीनेस जो आप गुजार चुके हैं या जो इमेजिन कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक के बाद आने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि दोनों पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। इस सूरत में हम अपनी हैप्पीनेस को प्रॉप करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ सैडनेस है, वहाँ हैप्पीनेस भी है। हम राइट कर सकते हैं, यू राइट डाउन योर वरीज। आप बैठें, राइट डाउन करें। जब आप एक्सप्रेस कर लेते हैं तो यू फील लाइट। मिरर थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शीशे के सामने खड़े हों, आप अपने आप को टाइम दें, डिस्कस करें, एक सेल्फ टॉक करें, वरीज को डिस्कस करें। डिप्रेशन एंजाइटी कब आता है? जब इंसान एक्सप्रेस नहीं करता, जब वो अंदर रहता है, वो क्रॉनिक होता जाता है, तो वो बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ केयर, सेल्फ कंट्रोल। बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि हमें अपने नफ्स पे ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए, हमें अपनी थॉट्स पे ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए। तो हमने इन चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक्सरसाइज पे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा
ध्यान देना है। एक्सरसाइज में अगर मैं सिंपली बयान करूँ तो डीप ब्रीथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रखता है। इनहेल करें, एक्सहेल करें। ज़रूर आप अपने थॉट्स को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक आइडियल टाइम, एक क्वालिटी टाइम बच्चे को प्रोवाइड करना है और अपने आप को परफेक्ट रखने की कोशिश करना है। एंगेज इन वेलबींग प्रोग्राम्स, वेलबींग प्रोग्राम्स कुछ ना कुछ कंडक्ट करें। जब तक हम ये देखते रहते हैं कि ये मसले हैं, हम इनका क्या करें, नहीं, कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दें। दैट प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें आप देखें कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके फाइन, हमारा 1 घंटा बहुत फाइन गुजर रहा है, जो लोग इसको देख रहे हैं उनका 1 घंटा, आधा घंटा बहुत फाइन गुजर रहा है। अगर एक शख्स एक पॉइंट भी इसमें से गेट कर लेता है तो इट्स मीन दैट्स योर ग्रेट कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करते रहें, ऐसे हेल्प करते रहें कि कौन कौन से तरीके से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। और स्पेशली रात के एक स्पेसिफिक टाइम में, एंड टाइम में 10 मिनट 15 मिनट अपने डे को एवेलुएट ज़रूर करें कि हमने ये मेगा डे कैसे गुजारा, हमने किसकी हेल्प की, किसने हमारी हेल्प की, कौन किसके लिए कितना पॉजिटिव था। तो जब तक हम इस टाइम को एवेलुएट नहीं करते तब तक हम अच्छी जजमेंट नहीं कर सकते। जब हम एवेलुएट करते हैं तो हम बहुत फाइनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि ओके इसमें ये फ्लॉज थे, नेक्स्ट डे हमें क्या प्लान करना है। तो ये ज़रूर करने की कोशिश करें। सो कंक्लूजन इन तमाम टिप्स का, इन तमाम काउंसलिंग पॉइंट्स का ये था कि पेरेंट्स को थेरेपी के लिए प्रिपेयर होना है, जो फ्यूचर में अभी इन दिनों में पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करनी है। वैसे तो बीइंग अ थेरेपिस्ट मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स थेरेपी से सेपरेट हों। पेरेंट की एक ट्रायंगल होता है जिसमें पेरेंट्स उतना ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितना एक थेरेपिस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जितना एक चाइल्ड इम्पॉर्टेंट होता है या क्लाइंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने जहन में रखनी होती है। बट फ़र्क ये था कि पहले पेरेंट्स लास्ट फेज़ में बहुत एक्टिव होते थे। लास्ट फेज़ कौन सा होता है, जिसमें हम जर्नलाइज करते हैं थेरेपी को, तो उसमें हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उनकी मदद चाह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शुरू से ही साथ रहना होगा, क्योंकि सिचुएशन इस टाइप की है कि आप लोगों को, हम लोगों ने सिखाना है और आपने आगे डिलीवर करना है। पहले जनरलाइजेशन पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते थे। लाइक मैं एक स्पीच की एग्जांपल देती हूँ। हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं पानी, बच्चे को बोलना सिखाते हैं एप्पल, और व्हाट्सएवर जो भी फंक्शनल चीज़ें होती हैं, यूज़ होती हैं। अब बच्चा स्पीच थेरेपी रूम में उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन अगर बच्चा अपनी मदर को पानी बोल नहीं रहा होता, मांग नहीं रहा होता, इट्स मीन वो वर्ड पानी इज़ नॉट यूज़फुल, वो फंक्शनल नहीं है। सो जर्नलाइज करवाना, हम पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली कहते हैं कि ये जो चीज़ हम सिखा रहे हैं उसको हम भी जर्नलाइज करवाएंगे, लेकिन आपने अपने इन्वायरमेंट में जर्नलाइज करवाना है। ये सिर्फ स्पीच थेरेपी में नहीं होता, ये हर थेरेपी में होता है। जस्ट एग्जांपल दूंगी मैं, बिहेवियर थेरेपी की अगर मैं एग्जांपल दूं तो बच्चे को 1 to 1 हम सिखा लेते हैं कि बहुत अच्छा, आपने टेंट्रम कैसे कंट्रोल करने हैं, आपने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। लेकिन जब वो 4 बच्चों के ग्रुप में जाता है और फिर वो ऐसा रिएक्ट करता है, तो इट्स मीन वो जर्नलाइज नहीं हुआ, उसकी वो थेरेपी इतनी इफेक्टिव नहीं थी। सो हम लोगों ने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना होता है। इसी तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अगर एग्जांपल दें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्मॉल मूवमेंट मसल्स पे काम करता है। ओके, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी वीकनेसेस पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वर्क करता है। लेकिन फाइनली अगर वो रोटी तोड़ना नहीं सीखेगा तो इट्स मीन वो जर्नलाइज नहीं करेगा। तो पेरेंट्स किसी सूरत भी इस ट्रायंगल से नहीं निकल सकते, ये चीज़ अपने जहन में रख लें। और सेकेंडली ये भी पेरेंट्स जहन से निकालें कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक थेरेपिस्ट ही सिखाएगा तो वो सीखेंगे। इन्वायरमेंटल लर्निंग की एक अपनी वर्थ होती है, जैसे एक प्रोफेशनल की अपनी वर्थ होती है, ऐसे एक इन्वायरमेंटल लर्निंग, नेचुरल लर्निंग की अपनी वर्थ होती है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट करना है, उस ब्लॉक को यहाँ इस टाइमिंग में फिक्स करना है।
दैट इज़ वेरी सूटेबल टाइम कि जिसमें ये ब्लॉक सेट हो जाए और बच्चा मैक्सिमम फ़ायदा उठाए। सो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ विजुअल वर्बल टिप्स ट्रिक्स और कुछ फ़न आइडियाज़ दूंगी, बिकॉज मैं उस तरीके से नहीं सिखाऊंगी कि स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे 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 कर रहा है तो आपने भी ऐसे करना है। क्योंकि जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बाउंडिंग होती है तो उसमें बच्चे के रिएक्शंस और होते हैं, जब थेरेपिस्ट के साथ होता है तो और होता है। तो अभी मैं बड़े सिंपल वे में, बड़े एक फ्रेंडली वे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है जिसमें बच्चे की कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलप आप कर सकते हैं। टेलीथेरेपी, बिंग अ थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, हम लोग स्टैमरिंग की करते थे और आर्टिकुलेशन एरर्स की करते थे। स्टैमरिंग जिसमें हकलाहट हम कहते हैं, और आर्टिकुलेशन एरर जिसमें तोतलापन, लोती नहीं खानी, इस फॉर्म में हम करते थे। क्योंकि ये गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं तो हम इन्हें जो कमांड देते हैं वो फॉलो कर लेते हैं, जो पैटर्न हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं वो ये फॉलो कर सकते हैं, तो ये कंपैरेटिवली इजी होता है तो हम लोग कर लेते हैं। या आर्टिकुलेशन में मैनर और प्लेसमेंट पे कि कौन सा आर्टिकुलेशन किस आर्टिकुलेशन को टच करेगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है हाइपर एक्टिव बच्चों की, अटेंशन डेफिसिट बच्चों की, ऑटिज़म की आती है, इनकी स्पीच थेरेपी की बात जहाँ आती है तो वहाँ हमें अपना जो टेलीथेरेपी है वो कंपैरेटिवली ज़रा डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है। यहाँ हम डायरेक्ट नहीं करते बल्कि हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं आपने ऐसे करना है, और पेरेंट्स फिर उसको अप्लाई करते हैं अपने बच्चों पे, वीडियोस बना के सेंड करते हैं, फिर हम उन्हें मज़ीद गाइड करते हैं, एक प्रोसीजर होता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी के पेरेंट्स ने किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है वो। द फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी एक थेरेपिस्ट काम करता है या जब भी आप लोगों ने काम करना है तो स्पीच सेशन फ़ौरन से प्रोडक्शन नहीं होता है कि ओके बोलो पेन पेन, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले डिवाइड होता है स्पीच सेशन, एक प्री स्पीच स्किल्स में डिवाइड होता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज में डिवाइड होता है, एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फिर आती है, एंड पे आती है। व्हाट इज़ प्री स्पीच स्किल? ये बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसमें इमिटेशन होती है, बच्चे की अटेंशन को हम ग्रैब करते हैं, बच्चे की अटेंशन को हम हासिल करते हैं, बच्चे को प्रिपेयर करते हैं लर्निंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें जॉइंट अटेंशन प्ले होता है, जिसमें अटेंशन स्पैन होता है, कंसंट्रेट करना होता है, सिटिंग होती है, ये तमाम चीज़ें नॉन वर्बली आ रही होती हैं। देन आती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। व्हाट इज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज? रिसेप्टिव लैंग्वेज बेसिकली जिसमें बच्चे की कंप्रीहेंशन होती है कि वो कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। वो वर्ड लेवल भी हो सकता है, वो सेंटेंस लेवल भी हो सकता है। इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कमांड फॉलोइंग। बच्चे को हम कोई भी कमांड देते हैं तो कमांड्स बच्चों को दे के, या ICW इंफॉर्मेशन कैरिंग वर्ड्स हम दे के कोई भी एक चीज़ कहते हैं कि ओके मुझे पेन दे दो, मोबाइल और पेन पढ़े तो मुझे मोबाइल दे दो, तो वो हम लोगों ने उसमें रिसेप्शन ऐड करनी होती है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। द थर्ड फेज इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जो टोटली बेस करती है हमारी प्रोडक्शन पे। ओके, हम सिंपली अब टिप्स की तरफ आते हैं कि कौन कौन से टिप्स हम लोगों ने अप्लाई करनी है अपने बच्चों पे, और बड़े लेमैन अंदाज में मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जिस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये तमाम वो टिप्स हैं जो आजकल मैं सेशन ले रही हूँ और मुझे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पता चल रही हैं कि पेरेंट्स कहाँ कहाँ ख़राबी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। ओबियसली उनका कसूर नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ बाउंडिंग उनकी डिफरेंट है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो करना नहीं चाहते, लेकिन पता नहीं है ना कि कैसे करना है। फर्स्ट थिंग, सिटिंग। बच्चे की सिटिंग आपने ये लेवल रखना है, ठीक है, इक्वल होना है। आपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टेबल पे बच्चे को बिठा दिया है और बच्चा इस लेवल पे और आप यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये इस चीज़ से अवॉइड करना है। या सपोज आपने बच्चे को बेबी चेयर पे बिठा दिया, बच्चे इतने डाउन लेवल पे है और आप उसको नीचे से देख रहे हैं, वो इस लेवल पे आपको देख ही नहीं रहा कि प्रोडक्शन हो कैसे रही है, ठीक है। या आपके एक्सप्रेशन को देख ही नहीं रहा कि ओके इस
एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसने कितना ग्रैब, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन बेसिकली बच्चे को ग्रैब करते हैं ना। हम कुछ बोलते रहे वो तो उसके लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। या बच्चे को अपने साथ बिठा के हम कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तो दैट्स वेज आर वेरी प्रॉब्लमेटिक। ये हमें ख्याल रखना है कि हमने इक्वल रखना है, स्पेशली जिस तरीके की आजकल एक वबाई बीमारी की कंडीशन है, तो हम बच्चे के फेस को अगेन एंड अगेन टच करके अपनी तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। तो हमने एंगल ही इस तरीके से रखना है कि बच्चा ला मुहाला वो हमारे साथ इंटरेक्ट इजीली कर सके, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज़ स्क्रीन टाइम। आई नो वेरी वेल, मैंने पिछले अरसे में जितने भी मेरे पास केसेस आए हैं उसमें से 99 केसेस ऐसे हैं जो स्क्रीन टाइम की वजह से बिहेवियर इश्यूज हैं, स्क्रीन टाइम की वजह से स्पीच डिले है। तो आपका क्या ख्याल है, इतने प्रोलॉन्ग टाइम में पेरेंट्स स्क्रीन टाइम प्रोवाइड नहीं करते होंगे? वो करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगर स्क्रीन टाइम प्रोवाइड भी करना है तो किन सिचुएशंस में करना है। एक तो बच्चे के साथ खुद बैठें, जो चीज़ें चल रही हैं उसे अपनी लैंग्वेज में ज़रूर डिस्क्राइब करें। ओके ये आ रहा है, ओके वो देखो जा रहा है, आप खुद से ज़रूर आप लोगों ने कम्युनिकेट करते रहना है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो उसकी वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगी, एक तरीके से जा रहा है, ठीक है। उसकी उस टीवी को या स्क्रीन टाइम को आपने इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा अपने जहन में रखनी है, प्रोवाइड अ रिच एनवायरनमेंट। रिच एनवायरनमेंट, बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट, हम लोग किसको रिच एनवायरनमेंट कहते हैं? जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन की मौका दें बच्चे को। देखें, माँ समझती है कि बच्चा रो रहा है, बच्चे के रोने के अंदाज से ही माँ समझ लेती है कि उसकी ये कम्युनिकेशन कौन सी है। वो भूख की क्राई को भी समझती है, वो पेन की क्राई को भी समझती है, वो वेट की क्राई को भी समझती है। इट्स मीन वो हर क्राई को समझती है, लेकिन यहाँ पे हमने अपनी समझ को थोड़ा सा रोकना है। उसको रोकना इसलिए है कि हमने एक्सप्रेस करने देना है, किसी भी फॉर्म में करना, आइदर वो साउंड में ही करे तो सही, उसको मौका देना है आप लोगों ने। उसको ऐसा नहीं करना है कि आपने हर चीज़ वक्त से पहले ही प्रोवाइड कर दी, दैट्स वाई उसका स्पीच डिले आता जा रहा है। हम लोगों ने इस चीज़ को ब्रेक करना है। रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि आप किचन में खड़े हैं, बच्चे ने पानी की तरफ इशारा ही किया तो आप 10 दफ़ा बोल दें पानी पीना है, मम्मा पानी डाल रही हैं, ओके ये पानी ले लो। तो इट्स मीन ये बड़ा एक रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे आप लोग अगेन एंड अगेन। जब एक प्रोडक्शन मिलियंस टाइम, 1000 टाइम बच्चा सुनता रहेगा तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन लेवल पे ज़रूर आ जाता है। और अगर वो पानी नहीं तो हो सकता है पा ही सीख ले उस टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत रखनी है। ओके, द थर्ड थिंग, रीडिंग एक्टिविटी। नॉट नेसेसरी कि रीडिंग का मतलब मेरा यही है कि जो बच्चा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, इट्स मीन वो 3 ग्रेड का हो, 4 ग्रेड का हो, तो हम उसकी वो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वर्ड गेम्स होती हैं वो हम करवा सकते हैं। पिक्चर बुक्स होती हैं हर घर में राइट नाउ, बल्कि मैंने यहाँ रखी भी हुई हैं, वो रीडर्स मौजूद होते हैं, तो हमने रीडर्स को यूटिलाइज़ करना है। कि मैक्सिमम प्ले ग्रुप में हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो बेड टाइम पे जाके हम लोगों ने पिक्चर डिस्क्रिप्शन की तरफ आना है। भले एक पिक्चर बनी हुई है, ये किसकी काइट है, ये मेरी काइट है, आपकी कौन सी है, दूसरे पेज वाले पे उसने टच कर दिया, तो दैट्स वेरी हेल्पफुल। ये बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली ऑनलाइन बुक्स बहुत अवेलेबल हैं, उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। अगेन टेक्नोलॉजी की बात आती है तो पॉजिटिव यूज़ में ये भी आ जाता है कि हम बच्चों से रेलिवेंट मटेरियल इकट्ठा करें, बच्चों को एंगेज करें, एज़ कम्पेयर टू कि हम एक ही चीज़ में, एक ही सिनेरियो में से ना निकलें। विंडो ओपन करें और पॉजिटिव इस टाइम को यूज़ करें। ओके, डेवलप लैंग्वेज विद एक्टिविटीज़, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोग समहाउ ये सोचते हैं कि हमने टेबल पे बिठाना है, चेयर पे बिठाना है, एक बड़ा ऑर्गेनाइज सा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और उसके बाद स्पीच थेरेपी होगी या स्पीच सेशन होगा। नो,
ठीक है, ये ज़रूरी है, इसकी एक अपनी वर्थ है, लेकिन एक एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप लोगों ने करना है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ, डो एक्टिविटी। डो डिस्कस में वो तमाम चीज़ें करूँगी जो अभी राइट नाउ हमारे घरों में मौजूद हैं, क्योंकि हम बाहर भी नहीं जा रहे, यहाँ हैं। ओके, डो हमारे पास है, डो डो को आप प्ले करें, ठीक है। डो को रोल करें, ओके। गोल क्या बना दिया, बॉल। हो सकता है वो पिक्चर से इतना अच्छा ना सीखे जितना वो बनाते हुए बॉल को बॉल सीखे, ठीक है। हम कट कर रहे हैं, ओके, आओ कट करते हैं इसको, वो लव्स कट सीख ले। तो थ्रू एक्टिविटीज़ आपने करना है। बहुत एक अच्छी एग्जांपल लगी, रिसेंट मैंने एक सेशन लिया ऑनलाइन, और उसमें बच्चा बड़ा हाइपर एक्टिव था, मतलब ना सोशल इंटरेक्शन भी उसका बड़ा कम था, और वो इंटरेक्शन में नहीं आ रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि ओके, इसका ऐसा करें कि टेडी बियर ले आए, तो इसको बॉडी पार्ट्स पे हम काम कर रहे थे, तो आप ना अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ करें, ना बच्चे के यूज़ करें, बल्कि इस टेडी बियर के यूज़ करें। तो वो बहुत इफेक्टिव था, वो बच्चे को वो कर रहा था। और अगेन ओके फाइन, आप आइज नोज तो सिखा दिया, आप टिश्यू दे दें, अरे चलो इसका मुंह साफ करो, चलो इसकी आइज साफ कर दो। तो ये क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का भी पॉइंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना थेरेपिस्ट क्रिएटिव होता है उतना उसकी थेरेपी इफेक्टिव होती है। जितने पेरेंट्स क्रिएटिव होते हैं उतने वो इफेक्टिव होते हैं। देखिए, बड़ा फ्लेक्सिबल सा प्लान होता है। हम कभी भी एक चीज़ जो प्लान लेके बैठते हैं, समहाउ हमें हो सकता है बच्चे को वो चीज़ अट्रैक्ट ना कर रही हो सकता है अ, अपना जो इक्विपमेंट स्पीच के लिए इकट्ठा करना है ना, जो सपोज जैसे मैं डो कह रही हूँ, जैसे मैं बुक कह रही हूँ, जैसे मैं फैमिली एल्बम कह रही हूँ, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, बच्चे उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छा वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो उन्हीं की बर्थडे की तस्वीरें हम लेके हैं, तो ये तमाम मटेरियल आपने डिस्प्ले नहीं करना कि बच्चा कभी एक चीज़ की तरफ लपक रहा है, कभी दूसरी चीज़ की तरफ। नो नो नो, दिस इज़ नॉट वे। आप लोगों ने उसको हिडन रखना है, छुपा के रखना है। मतलब एक चीज़ निकाली, उसको प्रोवाइड की, उस पर वर्क किया, फिर उसका दूसरी चीज़ प्रोवाइड की। आप कोई भी टोकरी ले लें कवर वाली, या इवन बैग बच्चे का प्रिपेयर कर लें, वो एक बड़ा अच्छा सी किट से बन जाती है। बच्चा जब वर्क करता है तो अपने बैग में से चीज़ निकालने में वो ज़्यादा खुशी महसूस करता है। तो ये क्रिएटिविटी होती है, जितने आप क्रिएटिव होंगे उतना आप अच्छा काम कर सकेंगे। सोशल गेम आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। जैसे मैंने आपको कहा कि कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चे को हमने पकड़ के बिठाया, कहा बोलो एप्पल एप्पल एप्पल। अब मिलियंस टाइम कह दें, बच्चा नहीं बोलेगा एप्पल। उसकी रीज़न क्या है कि वो सबसे पहले आपको देखना तो सीखे, वो आपके साथ इंटरेक्ट करना तो सीखे, कोई जॉइंट अटेंशन तो आए बच्चे में। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट गेम क्या है, सोशल गेम्स बहुत बेस्ट होती हैं। सोशल गेम्स कौन सी होती हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि पॉइंट्स पे एक्शन करना। माँ बेटा बेटी जो भी है, हम लोग खड़े होके तो एक पॉइंट लगा ली कभी, ओके। तो कभी हमने विजुअल के साथ लगा ली, कभी सिर्फ हमने ऑडिटरी के साथ लगा ली। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवानी है। जैसे पिकाबू, ये देखिए, ये बहुत अच्छी गेम है आई कॉन्टेक्ट के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए, और अटेंडिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो हम बचपन में वो होती थी कि बिल्ली आ रही है आ रही है। स्मॉल स्मॉल गेम्स जो बड़ी अच्छी बड़ी हेल्पफुल होती हैं आपकी प्री स्पीच स्किल डेवलप करने में। तो हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। यूज़ सिंपल कमांड्स। सिंपल कमांड्स हम लोगों ने बहुत यूज़ करनी है। इसमें मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगी कि पेरेंट्स ने जब रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करना है, पेरेंट्स ने जब काम करना है कि बच्चे की कंप्रीहेंशन हम इम्प्रूव कर रहे हैं, या बच्चे को सिंपल कमांड हमने देनी है कि मुझे बॉल दे दो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कमांड हमारी वेरी सिंपल होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे बॉल दे दो, बॉल दो, ये वाली बॉल मम्मा को दे दो। तीनों का मीनिंग सेम है, बट कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चे के लिए। बॉल दो इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट,
जिसको अगर आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा यूज़ करेंगे तो इसी स्टेटमेंट को यूज़ करें, इसी स्टेटमेंट पे ही रहें, एज़ कम्पेयर टू कि आप बीच में वर्ड्स ऐड करते जाएं, बीच में मामा मुझे दे दो, ये वाली बॉल जो पड़ी है, ये ब्लू वाली जो बॉल मुझे है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स मत क्रिएट करें। अगर वो बच्चा कमांड फॉलो नहीं करता सिंपल, तो उसको प्रॉम्प्ट के साथ करें, मदद के साथ करें, ये वाली बॉल मुझे दे दो, तो इट्स मीन आपकी हेल्प जब आ जाएगी तो वो उस चीज़ को कर सकेगा। को रिलेट करना है हमने स्पीच के साथ। अगेन, जब तक आप बच्चे के लिए अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे स्पीच को, तब तक बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो लर्न नहीं करेगा। हम बच्चे को पॉपकॉर्न सिखा रहे हैं, पॉपकॉर्न या आइसक्रीम सिखा रहे हैं, तो हम कहेंगे ओके, एक कार्ड है हमारे पास, आइसक्रीम से आइसक्रीम, बोलो आइसक्रीम, ये देखो क्या है आइसक्रीम, एज कम्पेयर टू हाँ आइसक्रीम, तो ये क्या होगा, ये उसके लिए एक रिलेट बन जाए, टेस्ट के साथ रिलेट बना दिया ना हमने, रिलेट कर दी है, तब वो बच्चा ज़्यादा अच्छा सीख सकेगा एज़ कम्पेयर टू हम जस्ट वर्बल डल माइंड के साथ, डल और वॉइस पिच के साथ हम उसको एक ही चीज़ दिखाते जाएं। तो उससे अवॉइड करके हमने रिलेट कर लेना है कभी अपने टाइम के साथ, कभी टेस्ट के साथ, कभी जॉय के साथ, कभी एक्सप्रेशन के साथ हम लोगों ने उसको रिलेट कर लेना है, तो बच्चा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा सीखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। प्रोवाइड वर्बल प्रॉम्प्ट एंड इमिटेशंस। वर्बल प्रॉम्प्ट और मॉडलिंग हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, जिसमें बच्चे को करके दिखाना है। जब एक बच्चे ने बच्चा डिले कौन सा है जिसमें अडेप्टिव स्किल्स नहीं है ना, जिस जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं वो खुद ब खुद जिसने नहीं सीखी हैं, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हर चीज़, हर मूवमेंट पे उन्हें सिखानी है उनको जब सिखानी है हमें, तो हमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना होगा, मॉडलिंग प्रोवाइड करनी होगी। सपोज हम बच्चे को दरवाज़ा बंद करने की कमांड देने से पहले, दरवाज़ा बंद कर रही हूँ मैं, मॉडल किया। फिर आपने क्या किया कि बच्चे को कमांड दी, बच्चे को पकड़ के लेके जाके उसके हाथों के साथ पुश किया आपने और बंद करवा दिया दरवाज़ा। तो इट्स मीन वो मॉडलिंग, वो प्रॉम्प्ट बच्चा अडॉप्ट करेगा, लर्न करेगा, तो हम लोगों ने वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सो एट द एंड मैं यही कहूँगी कि कोई भी पेरेंट्स नहीं होते जो करना नहीं चाहते, लेकिन अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम प्रोफेशनल्स की ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों ने पेरेंट्स को सिखाना है कि आपने इस तरीके से करना है। और दैट इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें बच्चे पे हम काम करने से पहले पेरेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ओबियसली ये एक बहुत क्रिटिकल सा टाइम है, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हम लोगों को नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें से जो चीज़ें अच्छी निकल सकती हैं उसको काइंडली निकालें। इसमें हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स के साथ बाउंडिंग करें, और पेरेंट्स को ये कहूँगी कि बच्चों के साथ ऐसे हो जाएं। हम तमाम पेरेंट्स, बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं ये कहती हूँ कि हम घर से बहुत ज़्यादा बाहर भी रहते हैं, तो ये वो टाइम है जिसमें हम वो प्रीवियस गैप को जो हमारा और बच्चों का आ चुका था उसको मैक्सिमम ख़त्म करें, रिड्यूस करें। और फर्दर अगर मुझे मज़ीद सिटिंग का मौका मिला तो मैं आपके साथ कुछ इक्विपमेंट शेयर करूँगी, यहाँ पे लेके आऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि ये चीज़ें आप स्पीच के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो वेरी कॉमन होती हैं, रिसाइकलिंग में हम चीज़ें बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो आप लोगों के घरों में ही होगी उन्हीं में से मैं आपको गाइड करूँगी। और स्पेशली जो 3 स्टेप्स, 3 टाइप्स मैंने बताई हैं आप लोगों को कि प्री स्पीच स्किल, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव, उस पर मैं एक एक करके भी बात कर सकती हूँ, करना चाहूँगी। ओबियसली पेरेंट्स की नीड है ये, ज़रूरी है ये। दैट डिस्कशन इज़ आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इनफ, बट जितना भी इससे फ़ायदा उठा सकते हुए वो इंशाल्लाह ज़रूर आप उठाएंगे। होप सो, उम्मीद करती हूँ मैं। मेरा यूट्यूब चैनल है वेलबींग सेंटर बाय नाइला रिजवान के नाम से, जिस पे डिफरेंट छोटी छोटी वीडियोस हम लोगों ने अपने सेंटर की डाली हुई हैं, उससे माइट भी आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और बस इतना कहूँगी कि इस मुश्किल टाइम में पॉजिटिव रहें, अपने आप को एंगेज करें, अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारें। बच्चों को आप लोगों ने
रिवर्स नहीं होने देना। जिस लेवल पे हम लोगों ने उन्हें छोड़ा था, कोशिश करें उससे आगे नहीं तो उसी लेवल पे हमें वापस करें, ताकि हम उनका टाइम वेस्ट किए बगैर फॉरवर्ड चल सकें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह ये टाइम बहुत जल्द गुजर जाएगा और हम सब अपनी वापस रूटीन में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।